दाजी, आप जो उस विलायती कुक्कड़ से मेरी शादी कराने पर तुले हुए हैं, आपको पता भी है वो कितना रंगीनबाज इंसान है। छुप छुप के गोरी मेमों से बातें करता हुआ मुझे दिखाई दिए। और तो और, आप देखते तो उनके कपड़े देखकर शर्म से पानी में गुड़ जाते। निहायत ही बेशर्मों वाले कपड़े पहने हुए थे। और आपका वो विलायती पोता मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें किए जा रहा था। आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं? अपने मगरमच्छ के आंसू को साफ करते हुए उसने अपनी जुबान के जौहर दिखाए थे, जबकि अपने पीछे हनूस खामोशी महसूस करके उसे किसी अनहोनी का गुमान हुआ था। मगर अपने दिल को झटकते हुए वो फिर से शुरू हो चुकी थी। दाजी, आप समझा दें अपने उस विलायती पोते को, मुझसे पंगेबाजी उसकी अच्छी नहीं है। आपको पता है, उसने मुझ पर भी लाइन मारने की कोशिश की है। मगरमच्छ के आंसुओं के साथ ही हिचकियां लेने की अदाकारी करते हुए वो एक से एक बात बढ़ा चढ़ाकर बताए चली जा रही थी। मैंने तुम पर कौन सी लाइन मारी है? अपने पीछे उभरने वाली आवाज पर उसने एक झटके से पलट कर देखा था, जबकि वो उसे गहरी सुर्ख आंखों के साथ अपनी तरफ देखता हुआ पाया गया। थूक निगलते हुए झट से खड़ी होते वो बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। ये क्या हुआ था? ये तो बाजी ही उलट गई थी। वो जो बढ़ा चढ़ा कर दाजी को उसके बारे में बताते उससे अपनी जान छुड़ाने की प्रैक्टिस कर रही थी, उस विलायती कुक्कड़ के सामने तो सब कुछ बक कर अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया था। दांतों तले अपनी जुबान देते हुए उसने यहाँ वहां आंखें घुमाते हुए फरार की राह तलाश करनी चाहती थी, जबकि वो उसकी घूमती हुई आंखों से इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि वो अब बचकर निकलना चाह रही है। तभी चौकन्ना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। देखो, मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना विलायती कुक्कड़। हड़बड़ी में वो उससे अपनी तरफ से दिए जाने वाले खिताब से उसके मुंह पे पुकार चुकी थी, जबकि फिर से उसका नया नाम रखते हुए देखकर मुकाबिल के सुर्ख आंखें लहू छलकाने के करीब थी। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। संजीदा और सर्द लहजे में बोलते हुए वो भागती हुई आयत का हाथ थाम चुका था और एकदम खींचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए वो अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुए उसकी जान निकालने के दर पे था। वो बाजिल, वो मैं अपने हाथों को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए वो हकलाते हुए बोली थी। मगर जैसी उसने नजरें उठाकर सामने बाजिल मलिक की तरफ देखा था, उसकी सांसें मजीद सांस भरने से इंकारी थी। क्या कहा? मैं रंगीन मिजाज इंसान हूं और मैंने तुम्हारे ऊपर लाइन मारी? अपनी सुर्ख निगाहों से घूरते हुए वो आयत के गिर्द अपने बाजू का हसार तंग करता चला गया, जबकि वो अपनी सांस से रोके उसको अपने बहुत करीब खड़ा हुआ महसूस कर रही थी। जब वो हल्के से झुकते हुए आयत के कान की लू पे लब रख गया था, शर्म से सुर्ख पड़ते हुए उसने अपने आप को बाजिल मलिक के हसार से आजाद कराना चाहा, मगर उसकी सख्त गिरफ्त ने ऐसा होने नहीं दिया था। सरसराता हुआ कमर पर लम्स उसके रूह फना कर रहा था। वो बाजिल, मैं बस आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए। और ऐसे भी क्या झूठ कह दिया मैंने? सच्ची तो है। क्या आप मुझ पर लाइन नहीं मारते, या फिर आप छुप छुप के गोरी मीम से बात नहीं करते? सब पता है मुझे, देखा था मैंने मोबाइल पर आपको, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनसे बात कर रहे थे। मुझे आप जैसे इंसान से शादी नहीं करनी, समझे आप? पहले वो कुछ हकलाई थी, मगर फिर सदा की चलती हुई जुबान ने अपनी जौहर दिखाते हुए पटर पटर करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर वो सिर्फ हैरत से उसे घूर कर रह गया था, जिसके हसार में खौफ से कपकपाते हुए भी अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकती थी। और तुम्हें मुझसे शादी क्यों नहीं करनी, और मुझ जैसे से क्या मतलब है? सर्द अल्फाज में पूछे गए सवाल पर उसने अपनी आंखें घुमाई थी। आयत के लबों पर अपनी सरसराती हुई उंगलियां फेरते हुए उसने पूछा था, क्या खूबी है आप में जो आपसे शादी की जाए? औरतों से बात करते हैं, मुझ पे लाइन मारते हैं, और गुस्सा तो आपकी नाक पर बैठे रहता है कि कब मैं कोई गलती करूं और आप ड्रैगन की तरह आग उगलने को तैयार रहें। उसकी पटर पटर चलती हुई जुबान को काबू बाजिल मलिक के हाथों ने लगाया था, जब वो अपनी गिरफ्त आयत की नाजुक सी कमर पर सख्त कर गया था। आयत ने आंखें मीचते हुए उस दर्द को बर्दाश्त किया था, जबकि बाजिल मलिक की आंखें तो अपने लिए नए मिलने वाले खिताब पर और ज्यादा सुर्ख हुई थी। गुस्से से घूरते हुए उसने उस छटांग भर की लड़की को देखा था, जो उसके सामने पटर पटर जबान चला रही थी। कहाँ उसके सामने आदमी भी सर उठाने और बात करने से डरते थे, और यहाँ ये छटांग भर की लड़की उसे तरह तरह के खताबात से नवाज रही थी। क्या है, कच्चा खा जाएंगे क्या मुझे? वैसे आपको बता दूं, इंसान पर इंसान का गोश्त हराम है। छोड़े मुझे, जाने दे, नहीं तो दाजी को सब बता दूंगी। आंखें दिखाकर बोलती वो बाजिल को हैरान ही तो कर गई थी, मगर फिर उसे अपने करीब झुकते हुए देखकर
आयत की सांसें सीने में अटकी थी। तभी उसकी चलती हुई जुबान को भी ब्रेक लगी थी। उसकी गर्म तपश लिए हुए सांसें अपने होठों पर महसूस करते नामहसूस अंदाज में अपने होंठ दांतों में दबाए थे। बहुत चलती है ना तुम्हारी जुबान, करता हूं मैं तुम्हारी जुबान का इंतजाम भी। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी ना, अब मैं शादी तुमसे ही करूंगा और तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि जुबान बंद करना किसे कहते हैं। सख्त और संजीदा अल्फाज में उसके गिर्द अपना घेरा तंग करते हुए वो उससे बोला था, जबकि सांस सीने में ही अटकते हुए बाहर निकलने से इंकारी हो चुकी थी। खौफ से थूक निगलते हुए आयत ने आंखें मीचते बाजिल के पांव पर अपने पांव जोर से दे मारा था, मगर ये क्या, वो तो टस से मस भी नहीं हुआ था। हैरत से आंखें खोले हुए वो उसका सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देख रही थी। खौफ से जब और कुछ समझ नहीं आया तो अपने दांत दिखाते हुए उसने बाजिल के गुस्से से बचना चाहा था, मगर उसका नाजुक धक धक करता दिल उसके अंदर की कैफियत बखूबी बयान कर चुका था। क्या खाते हैं विलायती कुकड़, छोड़ दे मुझे, मेरी हड्डियां उधर ही टूट जानी है। कसम खुदा की, फिर आप तो क्या, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। निहायत ही मस्कीन शक्ल बनाते हुए उसने बाजिल मलिक के हसार से आज़ाद करना चाहा था खुद को, जबकि अपनी आंखें मीचकर गुस्से पर काबू पाता हुआ वो उसके फिर से खिताब देने पर झंझला उठा था। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को नाम देने का, तुम्हारे सारे कसे हुए बल्ला निकाल दिए तो मेरा नाम भी बाजिल मलिक नहीं। आयत की गर्दन पर झुकते हुए अपनी पुरतपश गहरी सांसों को छोड़ते हुए वो उसे एक पल के लिए सुन कर चुका था। उस चीज की तवक्को उसने नहीं की थी, मगर उसके लबों ने हल्का सा आयत के गर्दन को छूते हुए उसके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी थी। इससे पहले कि वो बाजिल मलिक के हसार में बेहोश हो जाती, वो उसे एक झटके से छोड़ते हुए तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे बाजिल मलिक को देखते हुए वो गहरी गहरी सांसें लेकर रह गई थी। या खुदा, ये इंसान तो बहुत खतरनाक लगता है। ऐसे लगता है इसे मौका मिला तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। बेहतर होगा दाजी से कहकर इससे अपनी जान छुड़ा लेती हूँ। अपने दिल पे हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसने खुद ही खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा था, जबकि कहीं वो वापस पलटकर फिर से उसकी जान ही न निकालने के दर पे हो जाए। भागते हुए दाजी के कमरे से बाहर निकल चुकी थी। शहीर मलिक, मेरी ऑफर को कबूल करने के सिवा तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस ऑफर पे सोचो। राहील हमदानी की बात पे शहीर मलिक ने सर झटकते गहरा सांस भरा और पेपर वेट जो वो काफी देर से घुमा रहा था अब एक तरफ रखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ राहील हमदानी के पास आया। लगता है राहील हमदानी शहीर मलिक की पावर को अंडर एस्टिमेट कर गया है। किसी भूल में मत रहना कि शहीर मलिक तुमसे डर जाएगा। शहीर मलिक मर सकता है, मार सकता है, लेकिन अपने असूलों पे समझौता नहीं कर सकता। नाउ गेट लॉस्ट। आखिर में वो उसे इतने सख्त और खुरदरे लहजे में बोला कि राहील हमदानी लब भींचे वहां से बाहर निकला। अपनी टाई की नॉट को ढीला किया। उसका उस वक्त गुस्से से बुरा हाल था। निदा हमदानी, उसकी इकलौती बहन, हद दर्जे नकचढ़ी, जिद्दी और जनूनी, उसकी हर जायज व नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने वाला राहील हमदानी शहीर मलिक को उससे ना दिला सका। हाँ, वो शहीर मलिक को चाहने लगी थी, उसकी ख्वाहिश बन चुका था या उसकी जिद, राहील नहीं जानता था, लेकिन वो अपनी इकलौती बहन की यह ख्वाहिश जरूर पूरी करना चाहता था। पर जिस तरह शहीर मलिक ने उसे धुतकारा था, उसके बाद वो मजीद अपनी बहन के लिए उसके आगे हाथ न फैला सका। वो गहरा सांस भरते तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा कि अचानक एक निस्वानी वजूद सीधा उसकी जानिब बढ़ते बुरी तरह से उससे टकरा गया। उस वजूद को संभालते संभालते वो उसकी कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींच गया। वो सीधा उसकी चटानी सीने से जा लगी। घबराए हुए अपनी बंद आंखें खोली तो एक अजनबी को देखते वो बुरी तरह सटपटाते पीछे हटे। राहील ने भी फौरन उसे छोड़ दिया। वो तो शुरू से ही लड़कियों से एलर्जी खाता था, ये तो अचानक ही सामने आ गई तो मजबूरन राहील को संभालना पड़ा। आर यू ओके? राहील उसकी खामोशी पे खुद ही बोल पड़ा। उसे लगा शायद चुप है तो कहीं चोट लग गई है उसे, पर वो भी इस बात में सर हिलाते पीछे हटी, जबकि जुबान किसी को गिरवी दे आई थी। उसके सर हिलाने से खामोशी से आगे की जानिब बढ़ गया। रेशमा, क्या शहीर भाई अंदर ही हैं? अपने पीछे उस लड़की की आवाज सुनते एक पल को राहील के कदम थमे थे। भाई? वो ज़ेरे लब दोहराते जरा सा पलटा था, पर तब तक वो शहीर के कैबिन में जा चुकी थी। वो लब भींचे उस बिल्डिंग से बाहर निकल आया। भैया प्लीज चले ना, भाभी भी कब से नीचे गाड़ी में वेट कर रही हैं और आप हैं कि नखरे खत्म नहीं हो रहे। व्हाट? हया भी साथ है? उसे क्यों लेकर आए और वहीं नीचे अकेला क्यों छोड़ के आई? वो गुस्सा होता अपना वॉलेट और मोबाइल उठाते उजलत में उठा,
मैंने तो कहा था चलें ऊपर आए, भाई के ऑफिस साथ चलें, पर वो आपसे डरती इतना है कि वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकली। वो आगे पीछे बाहर निकले थे। हया उसकी मनकूहा थी। 1 हफ्ते बाद रुखसती थी और घर भर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। ऐसे में शहीर घर कम ही मिलता था, क्योंकि वो शादी से पहले अपने तमाम काम निपटा लेना चाहता था, ताकि शादी के बाद अपनी बीवी को भरपूर टाइम दे सके। पर वो मिन्हा ही क्या जो बाज आ जाए। आखिर शहीर की इकलौती बहन थी, अपने तो सारे अरमान पूरे करने थे उससे, इसलिए जबरदस्ती हया को साथ लाई थी और अब शहीर को भी साथ लेती कार पार्किंग की जाने बढ़ी। जबकि वहीं दूसरी तरफ राहिल हमदानी की नजरों ने उन दोनों का ताक़ुब किया तो वो शहीर मलिक की बहन थी। राहिल हमदानी उन्हें देखते गहरी सोच में डूबता गाड़ी आगे बढ़ा गया। ड्राइवर को गाड़ी से चलता करते वो खुद ड्राइवर सीट संभाल चुका था। पिछली सीट पे हया मौजूद थी, जो शहीर को देखते ही नजरें झुका गई, जबकि पैसेंजर सीट पे मिन्हा बड़े धड़ल्ले से सवार हुई। बोलो, क्या मसला है? क्यों आई तुम दोनों यहाँ? वो थोड़ा खुरदरे लहजे में बोला। भैया, ऐसे गुस्सा करेंगे तो मैंने रो पड़ना है, मिन्हा ने धमकी दी। तो शहीर ने गहरा सांस भरते एक नजर पीछे बैठी हया को देखा, जो मजीद सर झुका गई थी। इंतहा दर्जे की शर्मीली लड़की थी और उसका ये शर्माना जहां शहीर को पसंद था, वहीं कभी कभार चिढ़ भी जाता था। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है? वो गाड़ी स्टार्ट करता अब की बार नरमी और प्यार से पूछने लगा। लंच करना है, वो भी अच्छे वाला, क्लासी सा। मिन्हा एकदम चहकी। वो बस इतना ही बोल पाया। फिर थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और फिर घर। वो अपना प्लान बता रही थी और शहीर चुपचाप सुन रहा था। मिन्हा को इनकार तो वो कर ही नहीं सकता था। गाड़ी एक 5 स्टार होटल में रोकता वो उन दोनों को लिए अंदर की जाने बढ़ा। खाने का ऑर्डर देते वो अब उनकी जाने मतवज्जो हुआ। इस तरह अचानक घर से अकेले मत निकला करो। मिन्हा तो छोटी है ना समझ। हया, तुम तो समझदार हो, मना करने की बजाय साथ चल दी। वो अब की बार हया से बात करता माथे पे बल डाले बोला। वो मैंने मना किया था, मैनू नहीं मानी। वो अपनी उंगलियां चटखाते धीरे से बोली। जिस पे शहीद ने मिन्हा को प्यार भरी घूरी से नवाजा तो वो मुस्कुरा के कंधे उचका गई। तीनों ने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया था। मिन्हा तो सेर होके खा रही थी, जबकि हया में ही फंसी चुन चुन के ले रही थी। हया, खाना ठीक से खा। शहीर की नजरें उसके मखमली हाथों पे ही थी, जिन्हें वो कम ही जख्मत दे रही थी। जी, खा रही हूँ। वो झट से राइस अपनी प्लेट में उंडेलने लगी। वो माशाल्लाह से एडवोकेट हया अहमद मलिक थी और शहीर उसको देख के अक्सर सोचता कि ये लड़की जिंदगी में कभी कोई केस लड़ सकेगी, जिसकी पलकें नहीं उठती थी। हर वक्त डरी सहमी से ये लड़की क्या वकालत करेगी, पर वो हया अहमद मलिक थी। उसकी जुबान के जौहर से शहीर ही बचा हुआ था, क्योंकि वो उससे ना सिर्फ मोहब्बत करती थी बल्कि इश्क करती थी। एक वाहद शहीर मलिक ही था, जिसके आगे वो ना वो ऊंची आवाज में बात करती थी, ना पलकें उठाती थी, न किसी बात से इनकार करती थी। वो सबसे मुकाबला कर सकती थी, लेकिन शहीर मलिक की बोलती आंखों में देख भी नहीं सकती थी, और ये बात मिन्हा बहुत अच्छे से जानती थी। जबकि शहीर मलिक अभी अपनी मनकूहा की खासियतों से काफी हद तक नाबिल था, पर बहुत जल्द उसे हैरत के झटके लगने वाले थे। वो खाने के बाद उन्हें बहुत बड़े मॉल में लाया, जहां मिन्हा अपनी फेवरेट प्लेस में घुस गई। उसे किताबों से इश्क था, जहां किताबें देखती घुस जाती। हया जो खूबसूरत स्टाइलिश शर्ट्स देख रही थी, मिन्हा का गायब हुई से अंदाजा न हुआ। ये कैसा है मीनू? वो एक ब्लू कलर की खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट को सामने करते पूछने लगी। अपने पीछे खड़े शहीर को देखते वो दंग रह गई। वो मीनू कहाँ है? फौरन पलकें झुकी थी। अच्छी है, ले लो। वो उसकी बात नजरअंदाज करता उसके थोड़ा करीब खड़े होते बोला। तो हया तो अपनी जगह से हिल ही न पाई, यकटक उस खूबसूरत शहजादे को देखे चली गई, जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिख छोड़ा था। दोनों ही इर्द गिर्द से बेखबर पहली बार एक दूसरे को देखने में गुम थे कि उसी लम्हे तफाकर निदा का अपनी दोस्त के हमरा वहां से गुजर हुआ। वो शहीर को किसी और लड़की के साथ देख जलकर कोयला कबाब हुई। हाय मिस्टर शहीर, हाउ आर यू? वो भी फौरन उनके रंग में भंग डालने को पहुंची, तो वो दोनों जो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, दोनों ही चौंके। निदा को देख शहीर के जहां माथे पे बल पड़े, लब भी भींचे। लगता है मुझे पहचाना नहीं, ये कोई न्यू लड़की भंसाली है। वो जानबूझ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी कि वो लड़की शहीर से बदजन हो जाए। बिहेव योरसेल्फ। शहीर के गुस्से से मुठियां भींची, जबकि हया बिल्कुल ही खामोश उस लड़की को देख रही थी, जिसके अंदाज ही अजीब थे। बिहेव? वो तो मुस्कुराना अंदाज में बोली। हर रोज ही तुम लड़की बदलने लगे हो। बाय द वे, तुम्हारी जगह पहले मैं थी। वो अब की बार हया के करीब होती थोड़ा झुक के बोली, तो हया ने गहरा सांस भरते उसे देखा।
मुझे पता है शहीर की चॉइस इतनी घटिया नहीं हो सकती। इससे पहले कि शहीर उसकी तबीयत साफ करता, हया की बात सुनता उसे देखने लगा। शट अप, निदा दबा दबा चिल्लाई। यू शट योर माउथ। हया गुस्से से एकदम आगे बढ़े। वो एक जानी मानी वकील थी। भले अभी ही उसके आगाज था और बहुत कम केस वो लड़ी थी, लेकिन जो भी लड़ी थी अपनी धाक बिठा चुकी थी। उसका बारीक बेनी से लेने वाला तजदिया कभी गलत हो ही नहीं सकता था। खबरदार जो दोबारा यूं राह चलते किसी के शौहर पर डोरी डालने की नाकाम कोशिश की, सीधा जेल की हवा खिलाऊंगी। हया ने उसे उंगली उठाते वार्न किया। उसकी धमकी पे निदा का गुस्से से हाथ उठ गया, जिसे अगले ही पल हया ने थामे उसकी कलाई को सख्ती से पीछे मरोड़ा, जबकि शहीर अपनी मनकूहा के इस दबंग अंदाज में तो अश कर उठा। उसका शर्माना ले जाना क्या सिर्फ शहीर तक ही महदूद था? ये सोचते हुए वो बहुत दिलचस्पी से अपने हया को देखते सीने पे बाजू बांध गया। हाथ उठाने की गलती भूल के भी मत करना, वरना हाथ तोड़ दूंगी। वो झटके से उसका हाथ छोड़ते पीछे हटी। निदा अपनी कलाई थामे हैरत से उसे देखने लगी। उस लड़की की जुर्रत पे तो निदा तो हैरान होती, अपनी कलाई थामे वहां से दूसरी जाने बढ़ गई। गुस्से से उसका बुरा हाल था। अलिशबा के साथ वो मॉल से बाहर निकलती चली गई। मिसेस, शहीर की पुकार पे वो एकदम धड़कते दिल से उसकी जाने पलटी और उसे देखते पलकें झुका गई। ये छुपी मिसेस कहाँ से आ जान वारिद हुई हैं? वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालता दिलचस्पी से उसके ब्लश करते गालों को देखता पूछ रहा था। वो, मैं, ये कैसा है? वो फौरन एक शर्ट उसके सामने करते पूछती, अपने आप पे काबू पाती फौरन बोली, कुछ भी ले लो, सब सूट करेगा। वो उसका हाथ नीचे करता बहुत नरमी से बोला, एंड थैंक्स। वो बोला तो हया ने उसे हैरत से देखा। वो किस लिए? वो एक दो और शर्ट्स लेते उसे देखती पूछ बैठी, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। उसकी बात पे हया की पलकें लरसी और चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ। इतने में मनहा किताबों के पलंदे की हमरा बाहर निकली तो दोनों उसे देखते सरनफी में हिलाते रह गए। उफ, नहीं करनी ना उस वलायती कुकर से शादी। अम्मी आप क्यों नहीं सुन रही? और लगातार मुझे ये शादी के जोड़ा पहनाए जा रही हैं। आयत ने दुपट्टा सर से वापस उतारते झंझलाते हुए कहा। 3 दिन बाद शहीर और हया की शादी थी। सबने सोचा था कि उनकी शादी के साथ ही बाजिल और आयत का निकाह कर देंगे, लेकिन बाजिल ने अचानक ही निकाह का शोशा छोड़ा कि उसे इन 2 दिनों में ही निकाह करना है, वरना वो वापस चला जाएगा। दादी की तो इसमें जान अटकी हुई थी। आगे वो इतने अरसे बाद अमेरिका से लौटा था, अब फिर से वापस जाने की धमकी पे वो उस निकाह के लिए मान गए। पर दूसरी तरफ आयत तो जैसे हत्थे से उखड़ गई। उसे एक तो निकाह नहीं करना था और दूसरा उस मलिकों की आखिरी चश्म चराग से तो बिल्कुल नहीं करना था। आयत, मर जाओगी मेरे हाथ से, मत तंग करो मुझे। दादी को पता चला तुम्हारी इस कैंची की तरह चलती जुबान का तो वो क्या सोचेंगे? उन्हें किसने बताना? मुझे 1 मिनट के लिए छोड़े मम्मा। मैं खुद दादी के पास जाके उस विलायती ड्रैगन के सारे पोल खोलती। बंद करो बकवास, होने वाला शौहर है वो तुम्हारा, और तुम इतनी बदतमीजी से उसका नाम ले रही हो। दिल करता है रख के एक थप्पड़ लगाऊं। किंजा बेगम अब जिद चाह गई थी, अपनी उस तेज काम बेटी से जो चलती थी तो रुकती ही न थी। फुफ्फो, दादी मौलवी साहब के साथ आ रहे हैं। हया ने अंदर आते इत्तला दी तो किंजा बेगम ने जल्दी से आयत का दुपट्टा उठाया। मम्मा? क्या मम्मा? खबरदार आयत, कोई भी तमाशा लगाया तो सबके सामने जूतों से मारूंगी तुम्हें और खुद जहर खा के मर जाऊंगी। बेटी तो ड्रामेबाज थी, माँ बेटी से ज्यादा ड्रामेबाज थी। दादी अंदर आए तो एक पल को खामोशी छा गई। दादी ने आयत के सर पे शफकत भरा हाथ रखा। उसके बड़े मामू असफन जो कि शहीर के वालिद थे, वो भी मौलवी साहब के साथ अंदर आए थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। आयत इंजमाम बिनते इंजमाम असद, आपके निकाह बाजिल मलिक वल नुमान मलिक से 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त हक महर निकाह तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज पे आयत का जी चाहा झट से इनकार कर दे, पर माँ और दादी का डर उस पे हावी हुआ था। बोलो बेटा, दादी ने उसको पुकारा। दादी, वो मुझे कुछ कहना है। वो धीरे से मनमनाई, एक आखिरी दाव खेलने वाली थी। आयत, किंजा बेगम ने उसे सख्ती से पुकारना चाहा, लेकिन दादी ने हाथ उठाते हुए किंजा को वहीं चुप करा दिया। हाँ कहो आयत बेटा, क्या कहना है? दादी के नर्म और प्यार भरे लहजे पर आयत को काफी हौसला हुआ। दादी, हक महर थोड़ा कम नहीं? उसकी अजीब सी बात पर सभी अचंभे से उसे देखने लगे। बेटा, आपको कितना हक महर चाहिए, आप बता दो। दादी की बात पर आयत घूंघट में चेहरा छुपाए धीमा सा मुस्कुराए। 1 करोड़ तो होना चाहिए, आखिर अमेरिका से आए हैं, इतने अमीर तो होंगे।
आयत की बात पे किंसा बेगम का दिल चाहा अपना सर पीट लें। ये लड़की उन्हें हर जगह पे शर्मिंदा करवा कर दम लेती थी और आज तो दादी की नजरों में ही उन्हें शर्मिंदा करवा दिया। कुछ सोचने के बाद दादी ने मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब, 50 लाख हटाकर हक में 1 करोड़ कर दें। दादी की बात पर आयत का रंग फक हुआ। वो तो समझी थी कि हक महर के बारे में बादल से पूछा जाएगा। इतना हक महर देने के हक में नहीं होगा और ऑटोमेटिकली इनकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दादी ने छक्का ही लगा दिया। निकाह फिर से पढ़ाया जा रहा था। अब वो कुछ पे एतराज करने के काबिल न रही थी। कबूल है, मरी हुई आवाज में बोली तो किंजा बेगम ने शुक्र का कलमा पढ़ा। उन सब के जाते ही किंजा बेगम ने उसका घूंघट हटा के उसे सख्त सुनानी चाही, लेकिन उसका मनमोहना चेहरा देख खुद पे काबू कर गई और झुक के उसके माथे को चूमा। अल्लाह मेरी बेटी की किस्मत हमेशा खुशियों भरी रखे, कोई गम न छुए, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। फुफ्फो, कुछ दुआएं बाजिल भाई के लिए भी रख छोड़ें, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। आयत की तबीयत से हया अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए लगे हाथ इत्तला देना जरूरी समझा, जिस पे आयत ने उसे घूरा था, जबकि बाकी खवातीन और लड़कियां उसे गले लगा के मुबारकबाद दे रही थी। बाजिल से भी कबूलो इजाब के बाद सबने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। बाजिल जानता था हक महर 50 लाख था। 1 करोड़ की मंतक भी आयत का ही कोई खेल होगा, पर उसके लिए उस वक्त पैसों से ज्यादा वो लड़की अहम थी जिसने उन 2 हफ्तों में उसके नाक में दम कर रखा था। अब बारी थी बदला लेने की, और बाजिल मलिक अपना बदला किसी सूरत नहीं छोड़ता था। न जाने उस मासूम शरारती लड़की के साथ क्या होने वाला था। निदा, निदा होश में आओ, क्या हो गया मेरी जान? ऐसे भला कौन तंग करता है? राहिल बहन की यह हालत देखता बहुत परेशान हुआ। उसने भारी मिकदार में नींद की गोलियां ले ली थी। वो उससे फौरन बाहों में भरे हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर, नर्स, कोई है प्लीज? वो बुखलाया सा चिल्लाया। अच्छा मम्मा जान, मैं बस निकल रही हूँ, परेशान ना हो। वो तेजी से बाहर निकल रही थी कि अचानक किसी से बुरी तरह टकराई। उसके हाथ से मोबाइल छूट के सामने दीवार पे जा लगा। मनहा ने दहलते दिल से मोबाइल और फिर उस शख्स को देखा जो एक लड़की को उठाए पागलों की तरह तेज तेज चल रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर, वो चिल्लाया। श्श, आहिस्ता बोले। वो उसके पास आती उसे चुप कराते बोले। वो डॉक्टर की सफेद कोट में थी और ये वही लड़की थी, शहीर मलिक की बहन। वो एक लम्हे में पहचान गया। आर यू डॉक्टर? प्लीज मेरी बहन को देखें। वो जैसे मिन्नत भरे लहजे में बोला। इस तरफ ले आए, मैं चेक करती हूँ। वो भी उस लड़की को देख के परेशान हुई थी। वो उसे इमरजेंसी वार्ड में लाते उसे चेक करने लगी। क्या हुआ है इन्हें? मनहा ने तशवीश से पूछा। नींद की गोलियां खाली हैं। राहिल बेबसी से घबराए बोला। ओह गॉड, ये तो पुलिस केस है। आप प्लीज मेरी बहन को देखें। रिलैक्स, आप बाहर वेट करें प्लीज। उसे बाहर करती खुद निदा का चेकअप करने लगी। काफी वक्त बीत गया। जब निदा की हालत खतरे से बाहर हुई तो ही मनहा की जान में जान आई। गहरा सांस भरती वो बाहर आए। कैसी है मेरी बहन? उस शख्स के लहजे में बेइंतहा परेशानी झलकी। आपकी बहन अब खतरे से बाहर है मिस्टर राहिल। उसकी बात उचकते हुए फौरन बोला। जी मिस्टर राहिल, शुक्र करें अब वो ठीक है। मैदा वाश कर दिया है, लेकिन ख्याल रखिए उनका। डॉक्टर मिन्हा, आपका मोबाइल। नर्स ने टूटा हुआ मोबाइल उसकी जाने बढ़ाया तो मनहा मोबाइल को देखती फिर नरूठे अंदाज में सामने खड़े शख्स को देखने लगी। इसका नुकसान कौन पूरा करेगा जो आपने टक्कर मारते तोड़ दिया? वो इतनी मासूमियत से बोली कि राहिल को वो लड़की अपने हार्ट बीट के साथ धड़कती महसूस हुई। मैं दिला दूंगा, एंड आई एम सॉरी, मैं जल्दबाजी में। इट्स ओके मिस्टर राहिल, मैं खुद ले लूंगी। आप अपनी बहन के पास जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। वो मासूम मुस्कान के साथ बाहर की जाने बढ़े जहां ड्राइवर कब से उसका वेट कर रहा था। राहिल की निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। ये वक्त है आने का? क्या पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर छुट्टी पे थे सिवाय तुम्हारे? कुलसूम बेगम ने गुस्से से मनहा को देखा। सॉरी मम्मा। मनहा जल्दी से कान पकड़ गई। आयत और बाजिल का निकाह हो गया है। अल्लाह बाजिल भाई की खैर करे, मैं चेंज करके उनसे मिलती हूँ। वो फौरन कहते बाथरूम में घुसी, जबकि कुलसूम बेगम सरनफी में झटकती बाहर मेहमानों के पास चली गई। वो मजे से अपना फोटो शूट करवा रही थी कि अचानक उसके कान में उड़ती उड़ती खबर पहुंची कि 2 दिन बाद उसकी भी हया के साथ ही रुखसती थी। व्हाट द हेल इज दिस? वो जो मजे से हाथ में टेडी बियर थामे स्टाइल मारती सोफे पे खड़ी सामने खड़ी लड़की से फोटो शूट करवा रही थी, सकते में आई। ये नहीं हो सकता, भला इतनी भी क्या जल्दी है? मैं तो ऐसा मर के भी ना होने दूं। वो मुंह बना के चिल्लाई कि उसी लम्हे बाजिल रूम में दाखिल हुआ। एक पल को खामोशी छा गई।
اس کے اندر آتے ہی سب باہر نکل گئے۔ فوٹوگرافر لڑکی بھی بازل کی تیز نگاہوں سے بچتے فوراً باہر بھاگی۔ بازل نے دروازے کو لاک لگایا جبکہ وہ ابھی تک صوفے پہ ہی کھڑی بازل کو دیکھی جا رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ایک پل کو بازل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، لیکن اس کے گزشتہ الفاظ تو وہ ابھی تک بھولا ہی کہاں تھا۔ نیچے اترو۔ وہ ویسٹ میں ہاتھ رکھے اس اشارے سے نیچے اترنے کو بولا۔ کیوں حکم چلا رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ اترتی ہو یا؟ وہ پاس آیا تو وہ پھدک کر پیچھے ہٹی کہ تبھی ان بیلنس ہوتے وہ پیچھے گرتی۔ بازل نے اسے کلائی سے تھامے کھینچ سے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر آن گری، جبکہ کھڑی وہ ابھی بھی صوفے پہ ہی تھی، لیکن بازل کے سینے پہ بازو رکھے وہ اسے تکی جا رہی تھی اور بازل کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل تھے۔ دونوں ہی کی نگاہیں چار ہوئی۔ ولایتی ڈریگن، وہ زیر لب بڑبڑائے جو سنائی تو نہ دیا لیکن بازل اچھے سے سمجھ گیا۔ یکدم اس کی گرفت آیت کی کمر پہ سخت ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے۔ اپنی زبان کو قابو کر لے، وہ بھی آیت بی بی ناممکن۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے دونوں بازوں سے تھامے جھٹکے سے زمین پہ کھڑا کر گیا، لیکن ہاتھوں کی گرفت سے ابھی بھی آزاد نہ تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے ڈرائے مت۔ اور ہاں، میں نے یہ نکاح صرف داجی اور مما کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے دھمکی نہ دی ہوتی نا زہر کھانے کی تو میں آپ جیسے کو منہ بھی نہ لگاتی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچا کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مجھ جیسے سے کیا مطلب؟ مجھے تپاؤ مت کہ 2 دن کی بجائے آج ہی رخصتی لیتے تمہاری زبان کو بند کر دو۔ وہ اس کے دونوں لبوں کو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے بند کرتا اسے بری طرح تڑپا گیا۔ آیت نے اسے زور سے سینے پہ ہاتھ رکھے زور سے پش کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اف، کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں ولایت میں؟ پورے سان ٹائپ ہیں۔ مجھ نازک سے حسینہ کا کیا ہوگا؟ ہونٹوں کو چھوڑنے کی دیر تھی، زبان نے پھر شراٹے بھرنے شروع کر دیے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہاری زبان کو میں اپنے طریقے سے بند کروں؟ وہ ذرا سا جھکتا اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کرتا بولا کہ بولنے سے لبوں سے لب مس ہوئے۔ آیت کے دل کی دھڑکن تو رکی سو رکی، زبان بھی گنگ ہو گئی۔ وہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پائی۔ کیا ہوا؟ ابھی سے بولتی بند؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، ناک سے ناک کو رب کرتا، اس کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا۔ آپ قریب مت آئے، وہ منائے۔ رخصتی سے انکار کیا تو جو سب کچھ رخصتی کے بعد ہونا ہے وہ ابھی کر گزروں گا، جرحانہ انداز میں کہتا وہ اس کی گردن سے اپنے ہونٹ مس کرتا بولا۔ اس کی بیڑ کی ہلکی ہلکی چبن سے بری طرح جھرجری لیتی آنکھیں میچ گئی۔ بولو، کیا مرضی ہے؟ وہ جیسے اسی کے جواب کے انتظار میں تھا۔ میں نے کب انکار کیا؟ وہ مسکین سی شکل بناتی مسکائی۔ گڈ گرل۔ بازل ملک پیچھے ہوتا، اس کے گال پہ 2 انگلیوں سے تھپکی دیتا، اسے سراہنے لگا۔ ویسے یہ کمرہ تمہارا ہے؟ وہ ارد گرد تنقیدی نگاہ سے دوڑاتا اب اس کی کلاس لینے والا تھا، سب باتوں کا جواب سوچ سمیت لوٹانے والا تھا۔ ہاں، پیارا ہے نا؟ رنگ دار۔ مجھے رنگوں سے عشق ہے۔ وہ پھر نان سٹاپ شروع ہونے لگی۔ پر مجھے تو بالکل پینڈو سا لگ رہا ہے۔ کوئی ڈیسنٹ پن تو تم میں ہے نہیں، اوپر سے کمرہ بھی بدرنگ کا، اور یہ جو تم نے لپسٹک لگائی ہے اس کا کلر بھی بہت فضول قسم کا ہے۔ وہ اب اس کی کھینچ رہا تھا جو وہ نہ سمجھی سے سیریس لے رہی تھی۔ کمرے کے بعد اپنے لبوں سے ہاتھ لگاتے وہ اپنی لپسٹک کا کلر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ بہت ڈارک ہے، لائک پینڈو گرل۔ وہ بار بار اسے پینڈو کہہ رہا تھا۔ یہ لفظ تو وہ اسپیشل سیکھ کے آیا تھا آج آیت کے لیے، جو اسے ولایتی ککڑ کہہ کے بری طرح تپا چکی تھی۔ اب باری اس کی تھی۔ یہ پینڈو گرل کیوں بول رہے ہیں مجھے؟ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ وائبز آ رہی ہیں تم سے پینڈو والی۔ ویسے ڈریسنگ سینس بھی بہت عجیب ہے تمہارا۔ بھلا نکاح پہ اتنا ڈیپ ریڈ کلر کون پہنتا ہے؟ وہ اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتا منہ بناتے بولا، جبکہ دل اسے سر سے پیر تک دیکھنے کا بار بار متناہی ہو رہا تھا اور دل کو ڈپٹ کے چپ کرایا۔ سیریسلی نہیں اچھا لگ رہا؟ میں نے مما سے کہا بھی تھا اپنے نکاح کا لہنگا نہ پہنائے، اولڈ فیشن ہو گیا۔ نا جی، اپنی منمانی کر کے ہی دم لیا انہوں نے، اور اس ڈریس میں تو فوٹو شوٹ بھی کروا چکی۔ او میرے اللہ! وہ سر پہ ہاتھ مار گئے۔ کتنی بری پکس آئی ہوں گی۔ کیا آپ پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ مجھے پہلے بتا دیتے، کم از کم یہ دکھ تو نہ ہوتا مجھے۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ بازل کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ تیر نشانے پہ جو لگا تھا۔ اچانک ہی وہ سب کچھ اتارتے غصے سے اٹھتی، ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھتی، وہاں پٹکنے لگی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے۔ ایک تو یہ لڑکیاں،
दूसरों को लफ्जों से जितनी मर्जी तकलीफ दो, लेकिन जब बात उन पे आ जाए तो उनके आंसू ही नहीं थमते। अरे आराम से, क्या कर रही हो? वो उसे गले से हार नोचते देख उसके पास आते उसका हाथ थाम गया। चुप रहे आप, अब बीच में नहीं बोलना। बहुत शौक था ना निकाह करने का, तो क्या एक निकाह का सूट नहीं दिला सकते थे? बाहर से आए हो विलायती कुक। उसकी घुरी पे वो अपनी बात अधूरी छोड़ गई, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा था। किसी को भी मेरी याद नहीं कि इसे भी कोई नया सूट दिला दे। बस निकाह कर दिया बोझ समझ के, ताकि सबके सरों से उतरूं और जान छूटे सबकी। बहुत अच्छे से पता है मुझे सबका, किसी को नहीं माफ करूंगी। मेरी जिंदगी का पहला निकाह था, और वो भी। अचानक ही बाजिल को खांसी का दौरा चढ़ा कि वो अपनी बात अधूरी छोड़े उसे देखती उसकी कमर पे दो धमोके जुड़ गई। आपको क्या हुआ? आपकी तो ऐसी हालत पतली हो रही है जिससे निकाह का जोड़ा नहीं मांगा, बंगला गाड़ी मांग ली है। वो तेज गाम की तरह शुरू हो चुकी थी। तुम्हें जरूरत है किसी की मोहताजी की? अब करोड़पति बन गई हो, जो चाहे खरीदो। वो उसका हौसला बढ़ाता बोला। तो एक पल वो थम सी गई। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हक महर की रकम 1 करोड़, सच में आप मुझे देंगे? वो जैसे बच्चों की तरह खुश हुए तो बादल ने उसके रोते चेहरे को मुस्कान भरते देखा तो उस बात में सर हिलाया। सच्ची ना? ये ना हो बाद में मुकर जाए। वो पक्की यकीन दहानी करना चाह रही थी। चेक लिख के दाजी को दे दिया, ले लेना। वो उसकी खुशी से गुलनार होते चेहरे को देखता बहुत आसूदगी से महसूस कर रहा था। न जाने क्यों, वो खुद भी नहीं जानता था दाजी को क्यों दिया। वो मम्मा को दे देंगे, और मम्मा ने मुझे देने ही नहीं। और मुझे अपनी शादी की तैयारी करनी थी, शॉपिंग करनी है अपनी मर्जी से। आप खुद दाजी से लेके मुझे दे। वो तो जैसे सही बीवियों वाला हक जिताने लगी थी। बुरी बात है, वो बड़े हैं, बेहतर करेंगे जो भी करेंगे। वो उसे डिबट के बोला। रहने दे, एक निकाह तो ढंग के बंदे से करवा ना सके, ले दे के विलायती। आयत, अब मार खाओगी मुझसे? लिहाज कर रहा हूं तो मजबूर ना करो कि अपना असली रूप दिखाऊं तुम्हें। वो सर्द निगाहों से उसे देखता वार्न कर रहा था कि वो लब दांतों तले दबाते मुस्कुराए। और रही बात शादी की शॉपिंग की, तुम्हें जो भी लेना हुआ मेरे साथ चल के ले लेना, और अगर मेरे साथ जाने का मन ना हो तो ये लो, जो चीज चाहे ले लो। वो उसकी जानिब क्रेडिट कार्ड बढ़ाता मोहब्बत और इज्जत भरे लहजे में बोला। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो आपका है। शुक्र था कि मोहतरमा को कुछ अकल आए। मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है आयत, और तुम्हारा सब कुछ मेरा। वो धीरे से 2 कदमों का फासला तय करते उसके करीब हुआ। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं। वो धीरे से मनमनाए, जिस पे बाजिल मैंने खिज मुस्कान लबों पे सजाता उसे देखे गया। मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूंगा, तुम फिक्र ना करो, ये रखो। वो बात को गोलमोल करता क्रेडिट कार्ड उसे थमाते उसके माथे पे बेख्तियार ही लब रख गया। आयत का तो एक पल को सांस से रुक गया। वो दरवाजे की जाने बढ़ा जबकि वो सकते में उसे देख ही जा रही थी। क्या हुआ पेंडू गर्ल, होश में आ जाओ। एक किसकी मार हो तुम यार? वो एक आंख वेंक करता कहता जा चुका था, जबकि वो अपने माथे को अपनी कमर को छूते उसका दिया लम्स महसूस करते यूं ही धीमा सा मुस्कुरा दी। ये क्या है? वो जो अभी सब मरीजों को चेक करके आके अपने कैबिन में बैठी थी, राहिल ने अंदर आते उसके जानिब एक छोटा सा बैग बढ़ाया। आपके लिए लाया हूँ, हर जाना समझ लें या शुक्रिया। वो आजिजाना अंदाज में बोला। मिन्हा ने बैग खोला तो उसमें आईफोन था, जो अच्छा खासा महंगा था। ये फोन? मिन्हा उलझी। कल मेरी वजह से आपका फोन टूट गया, तो सॉरी मिस्टर राहिल, मैं ये नहीं ले सकती, ये काफी महंगा है, और वैसे भी मैंने आपसे कहा था मैं खुद ले लूंगी। वो उसे बैग में वापस नहीं डालते उस राहिल के जाने बढ़ गई। प्लीज मिस मिन्हा, इसे रख लें, मेरी तरफ से शुक्रिया का तोहफा। आपने कल जिस तरह मेरी बहन का ट्रीटमेंट किया, बिना अपने टूटे फोन की परवाह किए, उसने मुझे काफी मुतासिर किया है। देखिए मिस्टर राहिल, ये एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था। आप मुझे ये सब कह के शर्मिंदा ना करें। आप प्लीज। अभी वो बात मुकम्मल करती कि दरवाजा खुला और शहीद अंदर दाखिल हुआ। राहिल को वहां देख के शहीद के माथे पे अनगिनत बल पड़े। तुम यहाँ? आप एक दूसरे को जानते हैं? मिन्हा ने हैरत से पूछा। निदा को लेके आया था हॉस्पिटल, अब जा रहा हूँ। एंड थैंक्स वंस अगेन डॉक्टर मिन्हा। वो उसकी जाने मशहूर नजरों से देखता लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया। गुड़िया, घर चले? पता भी है घर में शादी का फंक्शन है, और ये हॉस्पिटल? भैया, आपको पता तो है, जब तक दिन में एक बार हॉस्पिटल का मुंह न देख लूं सुकून नहीं आता। वो राहिल का दिया गिफ्ट वहीं दराज में रखती लॉक लगाती शहीद के साथ बाहर निकल आई।
وہ بعد میں اسے واپس کرنے کا سوچ کے، کیونکہ وہ شہید کی آنکھوں میں راحیل کے لیے ناپسندیدگی دیکھ چکی تھی، اس لیے مزید کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ شاید وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور یہ جان پہچان اچھی نہ تھی۔ بھائی، یہ شہید ہے نا؟ اس کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ گاڑی میں بیٹھتی نیدا چونکی تو راحیل کی نگاہ بھی منہا کے منموہنے چہرے پہ جا ٹکی، جو شہید کے کسی بات میں مسکرا رہی تھی۔ بہن ہے اس کی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے سرسری سا بولا، اور پلیز ندا، خدا کا واسطہ یہ جنونی اور پاگلوں والی حرکتیں بند کر دو۔ اگر مجھے مارنا ہے تو یہ لو پسٹل اور ایک ہی بار میں مار دو۔ وہ اسے پسٹل تھما گیا۔ ایم سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی، جبکہ وہ واقعی شرمندہ تھی یا کچھ اور پلان کر رہی تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ یا اللہ، دیکھو ندا، تم میں میری جان ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور ایک لا حاصل کے پیچھے خود کو مت دکھاؤ۔ کل شہید کی شادی ہے، بہتر ہوگا اسے بھلا کے اپنی زندگی پہ فوکس کرو۔ وہ ندا کو سمجھا رہا تھا یا درد دے رہا تھا، ندا سمجھ نہ سکی، لیکن اس بار دل میں شدید نفرت بھری تھی۔ کل تمہاری شادی کے دن کو بربادی کا دن نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ندا نہیں۔ وہ ابھی اپنی گاڑی گھر کے کار پورچ میں روکتا اترنے لگا تھا کہ اچانک ہی چپتی چھپاتی بھاگتی ہوئی آیت اس کی گاڑی میں آن بیٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ خود کو اچھی طرح ڈھانپ کے آئی تھی۔ اندر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ وہی کاموں میں پھنستا بھی گھر لوٹا تھا۔ اسے ان پاکستانی رسموں میں ویسے بھی انٹرسٹ نہیں تھا، اسے صرف رخصتی سے مطلب تھا جو کل تھی۔ کیا بات ہے، اس وقت اپنا دیدار کروانے کا مقصد؟ وہ مہندی کے پیلے اور ہلکے سبز جوڑے میں 7 گجرے پہنے ہلکے سے نیوڈ میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، جبکہ بڑی سی شال میں اپنا مکمل چھپایا ہوا تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت شاپنگ پہ لے کے جائے، مجھے نہیں پتا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ شاپنگ؟ اس وقت؟ بازل نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ ہاں ابھی، مجھے نہیں پتا، مجھے میری مرضی کا سب کچھ دلائے، ورنہ میں نے کل رخصت نہیں ہونا۔ وہ روحان سے ہوتے بولی۔ اسے یہی ڈر تھا بازل بھی انکار کر دے گا، کیونکہ جو کریڈٹ کارڈ دیا تھا اس پہ شاپنگ۔ خدا کا خوف کرے، مجھے کوئی کرنے ہی دے شاپنگ، مما نے لے لیا۔ وہ اب اس کی طرف مڑ کے شکایت لگا رہی تھی۔ آیت نم آنکھوں سے اسے دیکھتی آنکھوں کے کونے ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ پھپھو نے کیوں لے لیا؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ ان کی نظر میں فضول خرچ ہوں اور آپ کے سارے پیسے اڑا دوں گی، اس لیے نہ مجھے حق مہر کی رقم دی اور نہ کریڈٹ کارڈ۔ کہتی ہیں جو لے آئی ہو وہی پہنو، مجھے نہیں پہننا وہ، اور نہ ہی پینڈو بننا ہے۔ آپ مجھے دلا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی ساری روداد سناتی اب اسے دھمکی دے رہی تھی۔ یار، اب دھمکا رہی ہو تو دلانا ہی پڑے گا، ورنہ کل کی رخصتی کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ گاڑی واپس کارپورٹ سے باہر نکالتا روڈ پہ لے گیا، جبکہ آیت کے چہرے پہ بے انتہا خوشی دیکھ کر وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ اسے ایک بہت بڑے مال میں لایا تھا جہاں اس نے اپنی شادی کے لیے ولیمے کے لیے لہنگا اور میکسی پسند کی۔ البتہ وہ ساتھ ساتھ بازل کی بھی رائے لے رہی تھی۔ جوتے، جیولری، سیٹ، میک اپ، غرض ہر وہ چیز جس پہ وہ ہاتھ رکھتی جا رہی تھی بازل اسے دلا رہا تھا۔ وہ تھکا ہارا آیا تھا، لیکن اس کی شاپنگ کے لیے وہ ایک بار بھی ماتھے پہ بل نہیں لایا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ بازل، مجھے بھوک لگی ہے، وہ اب تھکے ہارے انداز میں بولی۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ شاپنگ مکمل کر لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی وہ اتنا بولا تھا کہ اس کے موبائل پہ گھر سے کال آنے لگی۔ بازل، میرا پوچھیں گے تو بتانا مت کہ آپ کے ساتھ ہوں، میں چھپ کے آئی ہوں۔ وہ اس کے کان میں گھس کے بولتی اس کے کان کی لو کو بھی لبوں سے چھوتی اسے پاگل کرنے کے در پہ ہو رہی تھی۔ اسے گھوری سے نوازتے وہ کال ریسیو کر گیا۔ بازل بیٹا، کہاں پہ ہو؟ ابھی تک لوٹے نہیں؟ جی بس تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں۔ بیٹا، کیا آیت آپ کے ساتھ ہے؟ داجی نے وہمی انداز میں پوچھا۔ جی داجی، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے جواب پہ آیت نے سر پہ ہاتھ مارا۔ اب نہیں بخشے گی مما، شکر خدا کا، پاگل لڑکی بنا بتائے نکل گئی۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہے، سب پریشان ہو گئے۔ داجی تھوڑا برہم ہوئے۔ سوری داجی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ وہ ساری غلطی اپنے سر لے گیا۔ ٹھیک ہے، انتظار کر رہے ہیں، جلدی گھر پہنچو۔ کال کٹ چکی تھی، اب گئے کام سے۔ مما نے جوتوں سے تواضع کرنی میری، اور اوپر سے یہ شاپنگ دیکھی تو صدمے سے بے ہوش ہو جانا میری معصوم پلس چالاک اماں نے۔ یہ گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ چلو آ جاؤ، تمہیں ڈنر کرواؤں۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا اس کا ہاتھ میں روڈ کراس کرنے لگا، کیونکہ پارکنگ سامنے تھی، انہیں سامنے جانا تھا۔ آیت اس کی اتنی کیئر پہ اسے دیکھے چلی گئی
लबों को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ। बाजिल के मजबूत हाथ की जानिब देखा। वो खुद को उसके साथ महफूज महसूस कर रही थी। यह एहसास किस कदर दिलकश था। ये कोई आयत के दिल से पूछता। अब बताओ, किस होटल से डिनर करना पसंद करेंगी मलका आलिया? उसे गाड़ी में बिठाता गाड़ी स्टार्ट कर गया, जबकि बैक सीट पे पड़े ढेरों शॉपर्स देख परेशान हुई। मैंने तो आपका कितना खर्चा करवा दिया, डिनर रहने देते हैं, घर जाके वैसे भी मम्मा की डांट खा के पेट भर जाना। वो उदासी से बोली, जब डांट ही खानी है तो डिनर करके ही चलते हैं। वो गाड़ी को रोड पे डाल चुका था। उसे उसका मनपसंद खाना खिलाते वो वापसी के रास्ते पे था, जबकि आयत अब बुरी तरह घबरा रही थी। क्या बात है, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मम्मा ने आज पक्का मुझे जान से मार देना है। बात सुने, मैंने ज्यादा खर्चा तो नहीं करवा दिया ना आपका? वो परेशान होते पूछ रही थी। अब वो क्या बताता कि शादी और वलीमे का ड्रेस ही उसका 50 लाख में आया था, बाकी के सामान की तो कोई मालियत ही न थी। नहीं, वो मुस्कुराया था। पक्का ना? वो बेयकीनी से बोली। अच्छा, आप एक काम करना, ये सारा सामान आप ना छोटी ममानी के हाथ भिजवा दीजिएगा। मैं लेके गई तो मम्मा ने बख्शना नहीं मुझे, और शॉपिंग का तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। सही? जो मलके आलिया का हुक्म। लेकिन इस सब के बदले मुझे क्या मिलेगा? वो आईब्रो उचकाते पूछने लगा। ओ हेलो विलायती मुसलमान, रुखसती मिल रही है ना, उसी पे इक्तफा करें। वो इतरा के बोली। उसके नए नाम पे वो लबों पे आई मुस्कान को दबा गया। राइट, रुखसती के बाद क्या बात होगी हमारे रूम में, जब मेरी सेज से जाके बैठोगी। वो अब की बार जुमैनी अंदाज में बोलता उसके कानों से धुआं निकल गया। गाड़ी घर के कारपोर्च में खड़ी करता वो आयत को देखने लगा। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। एक आखिरी एहसान करते वो अब की बार मनमनाते उसकी जानिब मुड़ी। बाजिल ने उसे सवालिया नजरों से देखा कि अब क्या रह गया, कोई अकल है तुम्हें? अचानक बिना बताए गायब हो गई। माँ को मारना चाहती हो? किंजा बेगम रोध हो चुकी थी, लेकिन अब अपना गुस्सा तो उस पर उतारना था ना। अरे फुप्पो, ये मेरे साथ गई थी, मैं लेके गया था। वो उनकी डांट से उसे बचा रहा था। बता के जाना चाहिए था ना। वो शिकवा कर गई। फुप्पो, गलती मेरी है, सॉरी। वो एक कान पकड़ के बोलता बहुत प्यारा लगा। बाजिल उसके आगे ढाल बना सबके सवालों का जवाब दे रहा था, जबकि मिन्हा और हया अच्छे से जानती थी आयत की ही सारी मस्ती थी। दाजी ने मामला रफा दफा करवाया और आयत ने माँ से माफी मांगी, और अपनी बात के मुताबिक बाजिल ने सारा सामान अपनी वालिदा कुलसुम बेगम के हाथ भिजवाया। वो बहुत ज्यादा खुश थी, सब कुछ उसकी मर्जी का था। रुखसती वाले दिन पॉलर से वो और हया तैयार होती अब सरस से कम न लग रही थी। यार हया भी, ये मुझसे कैरी क्यों नहीं हो रहा? हया उसकी मासूमियत पे हंसती। वो पूरे घर में सबसे छोटी थी, लेकिन इतनी ही चुलबुली भी थी। जानी, इतना तुम्हारा वजन है जितना इस लहंगे का है, इस तरह तो होना ही था। अब जरा संभल के चलना। तुमने हील्स पहनी क्यों, जब कैरी नहीं कर सकती? हया ने उसे डांटा तो वो मुंह बसुर गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मैचिंग करके ली है। वो इतरा के चली कि अगले कदम पे लड़खड़ा गई। मनहा ने पॉलर में आते दोनों को अलर्ट किया और दोनों की नजर उतारी, और दोनों की नजर तो उतार दी, पर वो अपनी नजर उतारना भूल गई। अरे, गाड़ी में तो हम ही पूरे आ गए, मनहा कहाँ बैठेगी? आयत को फिक्र हुई। उसका लहंगा इतना जगह घेर चुका था कि हया बमुश्किल साथ टिकी। यार, मेरी खैर है, मैं दूसरी गाड़ी करवा के आ जाऊंगी, अभी तुम दोनों पहुंचो शादी हॉल, ओके? वो मोबाइल पे कैब करवा रही थी। मनहा बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, पर आज वो उस कॉन्फिडेंस में मारी जाने वाली थी। कुछ ही देर में एक गाड़ी वहां के रुकी। मैम, सर शहीर ने भेजे आपको लेने। उस ड्राइवर ने सर झुकाए कहा तो मनहा को अपने भाई पे ढेरों प्यार आया। जज दुल्हा बना भी उसकी फिक्र कर रहा था। वो बिना तस्दीक के उस गाड़ी में जा बैठी, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। वो गाड़ी में बैठी मोबाइल यूज कर रही थी, इस बात से अनजान की गाड़ी वाला उसे अनजान रास्ते पे लिए जा रहा था। उसके मोबाइल पे शहीर की कॉल आने लगी कि इससे पहले वो कॉल रिसीव करती, ड्राइवर ने उससे मोबाइल छीन लिया। ये क्या बदतमीजी है, मेरा मोबाइल! उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। उसे पीछे मुड़ के क्लोरोफॉर्म संघाते बेहोश कर दिया गया। हेलो मैम, आपका काम हो गया। मोबाइल पे दूसरी जानिब इत्तला दी गई। अब आएगा मजा मिस्टर शहीर, तुमने मुझे ठुकराया और आज अपनी जिंदगी की खुशियों को चुन रहे हो। मैं निदा हमदानी कसम खाती हूँ, तुम्हारे लिए आज का दिन आबादी का नहीं बर्बादी का होगा। मनाओ अब खुशियां बहन के बिना। वो पूरे घर में गोल गोल चक्कर लगा रही थी कि एकदम ठटक के रुकी। क्या किया तुमने निदा? वो सख्त गिर लहजे में बोला। भाई वो, निदा हकलाई। मैंने पूछा निदा क्या किया?
اور اس پل راہیل کی خونخوار نگاہوں سے وہ بری طرح خائف ہوئی۔ کیا ہوا شہیر؟ پریشان کیوں بیٹا؟ اسفند ملک نے شہیر کو شادی ہال سے باہر نکلتے کھڑے بار بار فون پہ کال ملاتے دیکھ اس کے پاس آتے پوچھا، بابا مینو کو کال کر رہا ہوں، وہ کال ہی پک نہیں کر رہی۔ تو بیٹا اندر ہی ہوگی، اندر جا کے بات کر لو۔ نہیں بابا، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ بابا مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ پلیز سب سنبھال لینا، میں مینو کو لے کے آتا ہوں۔ وہ کہتا عجلت میں باہر نکل گیا، جبکہ اسفند ملک اللہ سے دعا گو ہے۔ وہ پارلر پہنچا لیکن وہاں منہا کو نہ پا کر وہ مزید پریشان ہوا۔ حیات سے رابطہ جڑا، اس نے بھی پارلر کا ہی بتایا۔ یا اللہ، کہاں چلی گئی منہا؟ فی الحال اور کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ منہا غائب ہوئی ہے، لیکن کب تک؟ دھیرے دھیرے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ سبھی پریشان ہو گئے، اپنی طرف سے سبھی منہا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ آج اتنی بڑی پریشانی کا شکار ہوئے تھے۔ سبھی واپس گھر آ گئے۔ داجی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ منہا کے غائب ہونے کی وجہ سے وہ اپنا دل ہار رہے تھے۔ سبھی ان کے پاس تھے، ان کو حوصلہ دے رہے تھے۔ حیا اور آیت اپنی جگہ جیسے چور سی ہو گئی۔ انہوں نے ہی تو اسے وہاں اکیلا چھوڑا تھا۔ اس سب کا وہ دونوں خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ اسے جیسے ہوش آیا، اس نے اپنے سامنے ایک ادھیڑ عمر کالے سے آدمی کو دیکھا، جس کی شکل بہت ہی ڈراؤنی سی تھی۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اب کڈنیپ کیوں کیا؟ منہا ڈھیروں سوال کرتی چلی گئی، جس پہ وہ گردن ایک طرف پھینکتا کہہ کے لگاتے زور سے ہنسا۔ منہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت چکنی ہے تو، تجھ پہ کالیا کا دل لا گیا ہے، اب تو میرے جذبات کو ٹھنڈ پہنچ جائے گی۔ اس شخص نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور منہا کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ خبردار، جو میرے قریب آئے جان سے مار دوں گی۔ وہ غصے سے ہرائی تھی، لیکن مقابل اچھی خاصی موٹی جسامت کا مالک تھا۔ وہ ایک منٹ میں اس نازک اندام پہ حاوی ہوا۔ منہا کی چیخ نکلی۔ وہ اس کی قمیض کو کندھوں سے کھینچتا پھاڑ گیا۔ منہا کی دردناک چیخوں کے ساتھ پورا کمرہ گونجنے لگا۔ اس نے اس پل اپنے لیے رب سے مدد مانگی، ورنہ موت کی دعا کی۔ اس شخص کا ہاتھ اٹھا تھا منہا کے گال پہ، جو بہت بھاری بھرکم تھا۔ منہا کا پورا دماغ گھوم گیا، اسے بہت زور کے چکر آنے لگے۔ وہ ادموئی سی ہو گئی۔ وہ اپنی شرٹ اتار کے دور پھینک گیا۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس پہ جھکتا کہ اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ راہیل نے اندر آتے جو منظر دیکھا، اس کا خون کھول اٹھا۔ اپنی کلائی کو رگڑتا وہ اس موٹے سانڈ پہ بھی تحاشا مکے برسا گیا۔ اس کے موٹے پیٹ میں گھونسوں کی برسات کر دی۔ وہ ادموا ہوتا زمین پہ گرا تھا۔ اس کے ساتھ آئے اس کے باڈی گارڈ سب باہر تھے، جنہوں نے اس اڈے کو مکمل اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ منہا کی جانب بڑھتا، اس کی حالت دیکھتا اپنی آنکھیں میچ گیا۔ فوراً اپنی جیکٹ اتار کے اس نازک اندام لڑکی کو پہنائی۔ وہ ذرا سے اپنی آنکھیں نیموا کرتی مقابل کو دیکھنے لگی۔ منہا، اوپن یور آئیز۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہوش و حواس میں لوٹی تو رک رک کے سانس لیتی وہ سہمی گھبرائی سے راہیل کو دیکھنے لگی، اور اگلے لمحے وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ راہیل اس کی بے اختیاری پہ بالکل گمسم ہو گیا۔ دھیرے سے اسے خود پہ پیچھے کرتا وہ اس کی آنسو پونچھتا اس کے گال کو دیکھنے لگا، جو ایک طرف سے نیلا پڑتا سو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے راہیل کا غصے سے برا حال ہوا۔ اس نے پلٹ کے اس بے ہوش سانڈ کی جانب پیش قدمی کرتے اس کی کلائی پہ زور سے گھٹنا مارتے اگلے پل اس کی کلائی کو مروڑا کہ ہڈیاں چٹکنے کی آواز منہا نے بھی سنی۔ وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ بے ہوشی میں بھی وہ کالا سانڈ تڑپ اٹھا تھا۔ منہا راہیل سے بھی ایک دم خوف کھا گئی۔ آپ، وہ پیچھے کو سرکی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے سہارا دے کے کھڑا کرتا باہر لایا اور گاڑی میں بٹھاتا اب اس کے گھر کے روڈ پہ گاڑی کو ڈال چکا تھا۔ راستے بھر دونوں کے بیچ بالکل خاموشی رہی۔ وہ جیسے اسے لیے ملک ہاؤس داخل ہوا، سب سکتے میں آ گئے۔ وہ سیدھا ماں کے پاس جاتے ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے روتی، اور راہیل وہاں مجرموں کی طرح کھڑا اپنی سزا کا انتظار کر رہا تھا۔ تم میری بہن کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ شہیر نے اس کا گریبان تھاما۔ سبھی پریشان ہوئے۔ آپ کی بہن بالکل محفوظ ہے، وہ سر جھکائے ہی بولا۔ بکواس بند کر، شہیر نے اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ بنا کسی وجہ کے تم نے اس کا گریبان تھاما ہے۔ آخر تم سب اپنے غصے کو قابو کیوں نہیں کرتے؟ اسفند صاحب نے بیٹے کو روکتے پیچھے کیا۔ انہیں مارنے تھے ملک صاحب، ان کا حق ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میری بہن کا کیا دھرا ہے۔ راہیل کی بات پہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ اس کی طرف سے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، چاہے تو سزا دے دیں، چاہے تو معافی۔
وہ خوبرو جوان مرد اس وقت سر جھکائے ہاتھ جوڑے کھڑا اس پورے خاندان سے معافی مانگ رہا تھا، اور وجہ صرف اس کی بہن تھی جس نے آج اسے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ جی چاہتا تمہیں تمہاری بہن سمیت آگ لگا دوں۔ شہیر کا غصہ ساتویں آسمان پہ جا پہنچا۔ اس سے پہلے وہ آفس سے باہر ہوتا، بازل نے اسے سنبھالا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہمیں ہماری بیٹی مل گئی، ہمیں بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسفند صاحب نے جھکے کندھوں سے راہیل کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ ان کے انداز میں دکھی پن محسوس کرتا لب بھیج گیا۔ پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ منہا کڈنیپ ہوئی ہے، اور جس حالت میں وہ گھر لوٹی تھی سبھی افسردہ تھے۔ کلثوم بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ انکل، میں جانتا ہوں مجھے حق نہیں یہ بات کرنے کا، لیکن اگر مجھے اس قابل سمجھیں تو میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، پوری عزت، مان اور دل سے۔ وہ اب بھی اسفند ملک کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ شکر کر تجھے تیرے قدموں پہ واپس جانے دے رہا ہوں، ورنہ ملکوں کا خون جا گیا نا تو تیری لاش نکلے گی یہاں سے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہیر نے آگے بڑھ کے راہیل کو گریبان سے تھامے دروازے کی جانب دھکا دیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ ایک نظر سب کو دیکھتا وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، اور وقت ہوتا تو شاید وہ شہیر کو بہت اچھے سے جواب دیتا، لیکن یہاں مار وہ اپنی بہن کی وجہ سے کھا گیا۔ منہا کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو سٹرنگ پہ زور سے مکہ مارا۔ ندا، کبھی معاف نہیں کروں گا اس حرکت کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں بہن سے مخاطب ہوا۔ ماحول میں عجیب سا ہی تناؤ بھر گیا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ منہا کے کمرے میں ہی سب زیادہ دیر رہے، لیکن پھر اسے کھانا اور میڈیسن دی تھی وہ سب باہر نکل آئے تاکہ وہ آرام کر سکے، جبکہ شوخ چنچل لڑکی شاید ہی اب کبھی مسکراتی۔ اس کی مسکراہٹ چھین لی گئی تھی۔ رات کافی دیر سے بازل روم میں آیا تو نیند کی دیوانی آیت نیند میں جھول رہی تھی۔ بازل کو اندر آتا دیکھ یکدم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اس وقت بازل بے انتہا کا سنجیدہ تھا۔ گھڑی اتار کے ایک طرف رکھی، شیروانی تو وہ باہر ہی اتار آیا تھا۔ اب وہ بستر پہ کشن رکھتا اس کے سامنے ہی ترچھے انداز میں لیٹا اور نظر بھر کے آیت کو دیکھنے لگا۔ باہر کے معاملات کو سلجھاتے، سب کو سمجھاتے، انہیں اپنے اپنے کمروں میں بھیجتے، وہ اور شہیر اینڈ پہ اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ اب جیسے ساری تھکن اتارنے کا وقت ہو چلا تھا، اور ساری تھکن وہ سامنے بیٹھے وجود پہ اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو ابھی بھی نیند میں جھولتی لال آنکھوں سے بازل کو دیکھتی سر جھکا گئی۔ لگ نہیں رہا یہ وہی آیت فاطمہ ہے جس کے 100 اعتراضات تھے مجھ سے شادی کر لے گئے۔ وہ اسے تنگ کرتا محظوظ ہوا۔ بات سنیں، آپ کی باتیں میں صبح سن لوں گی پلیز، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے زوروں کی، میں سونے لگی۔ وہ مزے سے کہتی تکیے پہ سر رکھتی لیٹ گئی۔ اسی پل بازل اس پہ سائفگن ہوا۔ کیا کہا؟ پھر سے بولو۔ نو نو، یو آر رائٹ، ویسے بھی باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنی سہاگرات کنٹینیو کرتے ہیں۔ آدھی رات تو ویسے بھی نکل گئی ہے، تو سمجھداری اسی میں ہے کہ باتیں کل کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ اس کی بات کو اور رنگ دیتا اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ بازل، وہ کچھ بولتی کہ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا اسے چپ کرا گیا۔ اب کوئی بات نہیں، اب صرف پیار ہوگا۔ وہ اس کی نت کو چھیڑتے اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا مخمور لہجے میں بولا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے وجود کو زیور سے آزاد کیا تو اس کی ڈیپ گلے والے بلاؤز کو دیکھتے بازل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ اتنا واہیات بلاؤز پہنا؟ آیت کی خود پہ نگاہ گئی تو فوراً دونوں باہوں سے خود کو ڈھانپا۔ وہ کور تھا سب، نظر تو نہیں آ رہا تھا کچھ۔ وہ یکدم منمنائی۔ بازل کا یکدم موڈ بگڑتا دیکھ وہ ایک دم سہمی تھی۔ گلا دیکھا ہے اس کا؟ وہ ابھی بھی اپنا غصہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ تو ایسے غصے ہو رہے ہیں جیسے کبھی کسی لڑکی کو یوں نہ دیکھا ہو۔ آپ امریکہ سے آئے ہیں، وہاں تو کیا، وہاں تو وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ میں وہاں لڑکیوں کو دیکھنے گیا ہوں یا بزنس کرنے؟ وہ تڑخا تھا۔ مجھے کیا پتا، فون پہ تو میمو سے بات کرتے ہیں، خود شارٹس پہنتے ہیں اور مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ جو اس کے اپنے قریب ہونے پہ اندر ہی اندر پگھل رہی تھی، اس کے باوجود اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ تو تمہیں میرے شارٹس پہننے پہ اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تو میرے سامنے اب خود کو، وہ کہتے اس کے دونوں ہاتھ اطراف میں لگا گیا۔ بازل، کیا کر رہے ہیں؟ وہ لرزنے لگی۔ اس کا خوبصورت تراشا حسن دیکھتے بازل کی آنکھوں میں خمار ابھرا تھا۔ بل کھاتی لہروں سے اس کی کمر کو یکدم مٹھیوں میں دبوچا تو آیت سسک اٹھی اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کے ریموٹ سے لائٹس کو ڈم کرتے وہ اس کے لبوں پہ ہونٹوں سے گرس جما گیا۔ پہلی بار کسی مرد کا لفظ محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی۔ لفظ بھی محرم کا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ اس کے وجود کی گہرائیوں میں چھاتا جا رہا تھا۔ شہی روم میں آیا تو اس کا غصہ ابھی بھی شانت نہیں ہوا تھا۔
उसे रह रह के खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसकी बहन इतने बड़े सानहे से गुजर आए। अगर उससे कुछ हो जाता तो वो सारी जिंदगी बहन के आगे सर उठाने के काबिल न रहता। हया सारा जेवर उतार के ड्रेसिंग पे रख चुकी थी। जो हालात बन गए थे उसमें वो यही सोच रही थी कि चेंज भी कर ले कि शहीर को अंदर आते देख वो थम गई। वो आते बिस्तर पे बुरी तरह ढह गया था, जैसे हार रहा हूं। शहीर, आप ठीक हैं? वो परेशानी से उसके पास जाते उसका हाथ थाम गई। नहीं हया, मैं ठीक नहीं हूं। सब मेरी वजह से हुआ। मनहा के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो उसका हाथ थामे उठ बैठा, जबकि लहजा शकिस्त खुर्दा था। कुछ भी नहीं हुआ मनहा को। क्यों इतना दिल पे ले रहे हैं? सब ठीक हो गया। अल्लाह ने हमारे खानदान की इज्जतों की हिफाजत की है। रब ताला का शुक्र अदा करने का वक्त है, गिले शिकवे का नहीं। वो बिल्कुल उसके पास जुड़ के बैठती, उससे दोस्तों की तरह समझाती, उसके गिर्द हसार बांध गई। ये सब बेख्तियारी में ही हुआ था कि शहीर के देखने पे वो लड़की एकदम अपना आप लूज कर गई और हसार भी हटाती पलकें झुका गई। वो कभी भी शहीर की नजरों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक अजीब सी कशिश थी उसकी आंखों में। वो नहीं सहन कर पाती थी। शहीर ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते थामा और अपने लबों से लगा लिया। हया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। तुम मेरी किसी नेकी का सिला हो हया, वो उससे बहुत मान और मोहब्बत से कहता अपने हसार में ले गया। उसके सीने से लगे वो धीमा सा मुस्कुराई। पहली बार शहीर ने उसे अपने सीने से लगाया था। हया का दिल तो बिलियों उछल रहा था। शहीर ने उसके लबों को फोकस किया और अपनी जनूनी शिद्दतों से उसे रात भर भिगोता रहा, और वो शर्मा के सिसक के उससे बचने के लिए उसके सीने में पनाह लेती रही। वलीमा भी बहुत धूमधाम से हुआ था। मनहा काफी हद तक संभल गई थी। उसने अपने जख्मों का किसी को न बताया। क्या फायदा होता बताकर? जो जख्म रूह पे लगे थे उनका तो शायद कभी मदावा भी ना होता। वो अपने घर वालों की खातिर चेहरे पे मुस्कान सजाए हुए थी, लेकिन बहुत सी खवातीन की अजीब नजरों ने उसका सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया था। घर वापस लौटे तो दाजी ने बहुत सोच विचार करते अपना फैसला घर वालों को सुनाया, जिसपे शहीर रजामंद ना हुआ। पर दाजी के फैसले के सामने उसकी एक न चली और उसने दाजी की ख्वाहिश पे राहिल को फोन किया। वो जो अपनी पैकिंग कर रहा था, हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के जाने का इरादा बांधे थे। अपने नंबर पे शहीर की कॉल देखता ठटका और फिर दाजी के बुलावे का सुनता वो उन्हीं कदमों से बाहर निकला था। निदा रास्ते में आई, भाई से हाथ जोड़ के माफी मांगी। एक पल को उसकी हालत देखते राहिल का दिल पसीजा, लेकिन फिर मनहा की हालत याद करते वो उसे माफ न कर सका। कुछ ही देर में वो मलिक हाउस था और दाजी ने उसे अपनी पोती से निकाह करने का कहा। वो अपनी पोती को यूं घुट घुट कर जीता नहीं देख सकते थे, और किडनैपिंग के बाद कोई अच्छा रिश्ता मिले और अगर मिल जाता तो क्या वो जिंदगी के किसी मोड़ पे उनकी पोती को ताना देता तो क्या करती वो? सब बातें सोचते उन्हें राहिल बेस्ट ऑप्शन लगा, जो उनकी पोती को ना सिर्फ हिफाजत छोड़ने आया बल्कि बहुत इज्जत एहतराम से उसका हाथ भी मांगा। दादी की बात पर राहिल ने आंखें तशक्कुर से मींच ली। उसे बहन के गुनाह का कफारा अदा करने का मौका मिल गया था, और फिर कुछ ही देर में मनहा और राहिल का निकाह हो गया। चाहो तो एक हफ्ते बाद आकर रुखसती ले सकते हो। दाजी तो जैसे हथेली पे सरसों जमा रहे थे। दूसरी तरफ मनहा के आंसू बहते जा रहे थे। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। एक हफ्ते बाद भी पलक झपकते गुजर गया और वो सीट सजा के राहिल के कमरे में मौजूद थी। दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। वो जानती थी ये सिर्फ एक अजाला था, बहन के गुनाह की तलाफी। वो उस रिश्ते को सिर्फ दाजी की वजह से कबूल कर पाई। वो घर वालों को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए दाजी की बात मानती चली गई। लेकिन अब बस बिना कसूर के वो क्यों सजा भुगतती? अपनी जगह से उठी तो एकदम दरवाजा खुला। आने वाली निदा थी। उसकी हालत ऐसी थी कि बस किसी भी लम्हे ढह जाएगी। उसने आते ही मनहा के आगे हाथ जोड़ दिए और सर झुकाए रो दी। मनहा की आंखों से भी आंसू बह निकले। सामने वाले की आंखों में निदामत के आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हाँ, गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता था, लेकिन अगर आज मनहा उसे माफ ना करती तो शायद वो लड़की या तो अंधेरों में खो जाती या जान हार जाती। बहुत देर बाद राहिल हिम्मत मुजतमा करते कमरे में आया तो कमरा नींद तारीकी में डूबा हुआ था। बिस्तर पे उस नस्वानी वजूद को महसूस करते राहिल के दिल में बहुत सुकून महसूस हुआ, और वो खामोशी से चेंज करता खुद भी बिस्तर पे आया और एक तरफ टिक गया। वो सो रही थी या जाग रही थी राहिल अंदाजा न लगा पाया, लेकिन राहिल का दिल हमक हमक कर उसकी जानिब जा रहा था। दिल की सुनता वो डिम लाइट में उसका मासूम चेहरा देखते उसके करीब हुआ और धीरे से उसकी गाल पे लब रखे। अगले ही पल मनहा करंट खाते दूर हटी। क्या कर रहे हैं आप? वो घबरा गई थी। आर यू ओके? बुरा लगा? आई एम सॉरी। राहिल एकदम पीछे हट गया। वो गहरे सांस भरती बेड ग्राउंड से टेक लगाती हरासा नजरों से राहिल को देखने लगी। मनहा रिलैक्स,
कुछ नहीं कर रहा, ये लो पानी पियो। वो उठ के उसके पास आते उसे पानी का गिलास थमा गया। मैं जानती हूँ आपने अपनी बहन की वजह से अजाले की खातिर दादी के कहने पे मुझसे। 1 मिनट मनहा, कुछ भी कहने से पहले मुझे सुन ले। दादी के कहने पे या बहन की वजह से अजाले में आके आपसे निकाह नहीं किया। अब पहली नजर में दिल को भाग गई थी और अब से दुआ की थी मौजज़ा हो जाए और आप मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं जानता था शहीद कभी भी हमारा रिश्ता नहीं होने देगा। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने आपकी सुन ली। मौजज़ा हो गया, लेकिन मेरा दर्द, वो रो दी। बखुदा मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था मनहा। मेरा रब गवाह है, मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है। आपकी इज्जत मान मुझे अपनी मोहब्बत से ज्यादा बढ़ के है। वो उसके आंसू को अपनी उंगली के पोरों से पोंछता जज्ब के आलम में बोला तो वो हिचकी सी भर गई। आप अपने दिल में कुछ भी नेगेटिव मत लाइएगा। मेरे लिए आपकी खुशी और आपकी मुस्कान सबसे अहम है। वो जरा सा आगे बढ़ के उसके माथे पे लब रखता उस छोटी सी लड़की को पुरसुकून कर गया और आज फिर वो बेख्तियार एकदम उसके सीने से लगी। राहील स्टिल हुआ था। मनहा, वो बेबसी से पुकारता कि वो मजीद उसके सीने में छुपती आंखें मूंद गई। यार ऐसे ना करें, मुझसे खुद पे से कंट्रोल खो जाएगा। वो उसके कान की लू को लबों से छूता बोला तो वो धीमा सा मुस्कुराई। जब सारी गलतफहमी दूर हो गई थी तो वो क्यों उस शख्स को सजा दी थी जिसे अल्लाह ने उसके लिए चुना था। उस दिन भी लगी थी, तब तो कंट्रोल कर लिया था। तब आपको छूने का हक नहीं था। आप मेरी महरम नहीं थी, पर आज आप। वो कहते कहते रुक सा गया। नजर उसके कटावदार लबों पे जा ठहरी तो हलक में कांटे सूखने लगे। वो उठने लगा कि मनहा ने उसे कॉलर से पकड़ते खींचा। मिस्टर हस्बैंड, अब आपकी इतनी शराफत मुझसे हजम नहीं हो रही। वो मुस्कुराई थी तो राहील की जान में जान आई और आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में शिद्दत से भरा। खत्म शुद।